करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने विधि विरुद्ध तरीके से अगर केस फाइल किए हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो आपको हम एक ऐसी धारा के बारे में बताएंगे जिसमें कि आपकी पत्नी को 7 साल की जेल हो सकती है। अभी तक आपने इस एक्ट के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक्ट जो बनाया गया है वो पूरी तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से जो कार्रवाई की जाती है ना, उनको रोकने के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर घर पीड़ित है। एक घर छोड़ के हर दूसरा घर पीड़ित है, परेशान है ऐसी महिलाओं से जो फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में पुरुषों का जीवन बर्बाद करने पर लगी हुई हैं, क्योंकि उनको ब्लैकमेल करना है, उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, अपनी अनवांटेड मांगों को पूरा करवाने के लिए ये फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में फंसाने का काम करती है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने विधि विरुद्ध तरीके से अगर केस फाइल किए हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो आपको हम एक ऐसी धारा के बारे में बताएंगे जिसमें कि आपकी पत्नी को 7 साल की जेल हो सकती है। अभी तक आपने इस एक्ट के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक्ट जो बनाया गया है वो पूरी तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से जो कार्रवाई की जाती है ना, उनको रोकने के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर घर पीड़ित है। एक घर छोड़ के हर दूसरा घर पीड़ित है, परेशान है ऐसी महिलाओं से जो फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में पुरुषों का जीवन बर्बाद करने पर लगी हुई हैं, क्योंकि उनको ब्लैकमेल करना है, उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, अपनी अनवांटेड मांगों को पूरा करवाने के लिए ये फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में फंसाने का काम करती है। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर कंसल्टेशन फीस के साथ में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ड्राफ्टिंग जो होती है वो डिपेंड करती है आपके केस के ऊपर, और जितनी मजबूत ड्राफ्टिंग होगी उतना ही केस आपका मजबूत होगा। क्योंकि ड्राफ्टिंग जो है नीचे की अदालत से ऊपर अदालत, ऊपर से ऊपर अदालत तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो आपकी एक बार जो ड्राफ्टिंग हो गई ना, वो ड्राफ्टिंग ऊपर तक चलती है। उसी पे निर्णय होते हैं, उसी पे सारा सब कुछ रहता है। अगर आप थाने में भी अगर कंप्लेंट देने जा रहे हैं तो उस कंप्लेंट के आधार पर ही पूरा ट्रायल होता है, पूरी सजा होती है, उसी पे सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से ड्राफ्टिंग जब भी किसी केस में करो तो बहुत सोच समझ के करनी है। मैं आप लोगों को धारा बता देता हूँ, मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें गलतियाँ कर देते हैं। उनको ये पता ही नहीं रहता है कि हमें किस तरीके से एप्लीकेशन मूव करनी है और किन चीज़ों को हमें सामने लाना है और किन चीज़ों से हमें बचना है। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीआरपीसी 125 के केस में आपको सबसे पहले कौन कौन सी गलतियां पकड़नी है। गलती नंबर 1, जब भी आपके खिलाफ में सीआरपीसी 125 का परिवाद दाखिल किया जाता है तो आपको ये देखना है कि जो कोर्ट ने जो आदेश किया है सम्मन का, वो सम्मन का आदेश पुलिस के मार्फत किया है या डाक के मार्फत किया है, किस तरीके से कॉम्प्लायंस कराया गया है। दूसरी गलती आपको ये देखनी है कि जो वो सम्मन का जो आदेश किया गया है, जिसमें 7 दिन के अंदर पैरवी करने का आदेश किया गया है, क्या वो पैरवी 7 दिन के अंदर की गई है या नहीं की गई है। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि जब वो दावा दाखिल किया गया है 125 सीआरपीसी का, उस टाइम पे जिसने दावा दाखिल किया है, क्या उसने रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट साथ में लगाया है या नहीं लगाया है। चौथी गलती आपको ये देखनी है
कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है, क्या वो प्रॉपर तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार वो दाखिल किया गया है, नहीं किया गया है। अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन अगर किया गया है, कुछ जैसे कि 3 अनेक्शर जारी किए गए थे, उसमें से अगर एक अनेक्शर अगर किया जाता है, अगर कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो आपको 5वीं गलती ये देखनी है कि उस एफिडेविट के रिगार्डिंग जो मॉडिफिकेशन जो किया गया है, कोर्ट में दाखिल किया गया है या नहीं किया है, तो उसमें अनुमति ली गई है शीर्ष अदालत की या नहीं ली गई है। 6वीं गलती आपको ये देखनी है कि ये रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट दाखिल किया गया है या नहीं किया गया है। अगर दावे के साथ में अगर ये एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया है, तो ये पूरी तरीके से कंटेम्प्ट का मामला भी बन जाता है, क्योंकि साफ तरीके से स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि 4 नवंबर 2020 के बाद में ये पूरी तरीके से उन मामलों पर लागू होगा जो पेंडिंग चल रहे हैं या फिर नए जो केस फाइल हो रहे हैं उनके साथ में लगा के चलना है। 7वीं गलती आपको ये पकड़नी है कि जब भी कोई भी इंटरिम एप्लीकेशन दी जाती है कि इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो आपको ये देखना है कि आपको अपना बचाव करने का मौका दिया गया है, नहीं दिया गया है, आपको कॉपी रिसीव कराई गई है, नहीं कराई गई है। उसके बाद में अगर इंटरिम आदेश अगर हो जाता है और डायरेक्ट अगर आपकी पत्नी अगर जाती है कोर्ट में कि साहब ये आदेश हो गया और आदेश के खिलाफ में हमें अभी तक कोई मतलब आदेश के फेवर में अभी तक हमें कोई भी किसी तरीके का कोई भी भरण पोषण नहीं दिया गया, थोड़ा माफ़ करना वो गलत हो गया था, आदेश के फेवर में हमें ये आदेश के कॉम्प्लाइंस में हमें किसी तरीके का कोई भरण पोषण नहीं दिया गया है, तो वो किस तरीके से एप्लीकेशन मूव करती है। तो आपको ये 8वीं गलती ये पकड़नी है कि उसने 125(3) CRPC जो है वो इंटरिम आदेश के लिए कॉम्प्लाइंस कराई है क्या आपसे भरण पोषण की वसूली करने के लिए। 9वीं गलती आपको ये पकड़नी है कि जब भी वो रिकवरी के लिए जब आएगी, क्या उसने कोई ऐसा साक्ष्य दिया है जिससे कि मजिस्ट्रेट को लगे कि हाँ ये पति की संपत्ति है और पति से रिकवरी करनी चाहिए। 9वीं गलती में बता देता हूं, जब भी कोई रिकवरी वारंट जारी किया गया है तो मजिस्ट्रेट द्वारा CRPC 421 के तहत में जुर्माना लगाया गया है, नहीं लगाया गया, ये आपको देखना है। और सबसे फाइनल गलती ये है कि अगर आपके पास में रिकवरी वारंट चले गए हैं तो आपको ये देखना है कि पुलिस के लिए अगर अरेस्ट वारंट अगर निकाले जाते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि कोर्ट ऑर्डर शीट में अवेलेबल वारंट की बात कर रहा है या अरेस्टिंग वारंट की बात कर रहा है, ये NVW है या क्या है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको देखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उंगलियों पे अगर गिनाने के चलेंगे तो CRPC 125 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पति का बचाव करती है। मानते हैं वो आपकी पत्नी है, आदेश हो जाता है, आदेश कर देती हैं अदालतें, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो असली फाइट जो है वो एग्जीक्यूशन पे स्टार्ट होती है। एग्जीक्यूशन पे पत्नी को ये दिखाना पड़ता है कि हमारे पति के पास में ये संपत्ति, ऑलरेडी वो अपने एफिडेविट में झूठी बातें लिख के चलती है और यहाँ उसको साबित भी करना पड़ता है कि नहीं साहब इस, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगी वो तब तक वो रिकवरी नहीं हो सकती, खूब रिकवरी वारंट जारी करती रहे। और ये जो साबित करने का जो भार है वो पत्नी का ही, अदरवाइज जो दावे के साथ में या साक्ष्य एफिडेविट के साथ में जो एफिडेविट दिया गया है ना पूरी तरीके से फॉल्स हो जाता है। अगर इस तरीके का एफिडेविट अगर फॉल्स हो जाता है तो IPC के तहत में क्राइम है। अगर इस तरीके के अगर क्राइम अगर किए गए हैं और आपको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और गलत तरीके से कपटपूर्वक तरीके से अगर आदेश लिया गया है न्यायालय से, तो आप उस आदेश के खिलाफ में, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एविडेंस एक्ट 44 जो है उसका यूज कर सकते हो। कोई उसका कहना है कि कोई भी आदेश अगर कपट पूर्वक प्राप्त किया जाता है न्यायालय से तो वही अदालत उसको कैंसिल करने का अधिकार रखती है, क्योंकि रेस जुडिकाटा का अपवाद है एविडेंस एक्ट 44। अब बात आ जाती है कि जो पत्नी ने जो साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य कितने मजबूत हैं,
उसके लिए भी एविडेंस एक्ट का हम सहारा ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो मैंने एक वीडियो बनाया था कंडक्ट के बारे में, अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हुई हैं तो आप कंडक्ट भी फाइल कर सकते हैं उसके खिलाफ में, उसी न्यायालय में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और कंडक्ट रिकॉर्ड कराने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट, जो मैंने जैसा कि सब्जेक्ट लाइन में बताया था कि अगर विधि विरुद्ध तरीके से आपके खिलाफ में अगर कोई कार्रवाई की गई है तो आपकी पत्नी 7 साल की जेल काट सकती है। अगर आपको लगता है कि झूठे एफिडेविट दिए गए, झूठे एविडेंस दिए गए, तो आपको उसी न्यायालय में एक एक्ट बता रहा हूं, उसको याद रखना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसकी धारा 13 ये कहती है कि अगर कोई भी विधि विरुद्ध तरीके से अपराध किया गया है तो उसको 7 साल तक की सजा है। अगर कोई किसी को गलत सलाह देता है न्यायालय के अंदर, या कोई गलत तरीके से अप्रोच करता है किसी को, या न्यायालय से कोई गलत तरीके से कोई चीज आदेश लिया जाता है, न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, यानी कि कोई भी एक्टिविटीज है जो गलत तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से की जाती है, तो आप इस सेक्शन का सहारा ले सकते हैं और आप उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपकी पत्नी ने अगर फॉल्स एफिडेविट दिया है, आपके ससुराल वालों ने गलत बयानबाजी की है, तो आप इस एक्ट का सहारा ले सकते हैं। ये सिर्फ बचाव करने के लिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी ड्राफ्टिंग है ना, इसकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कानून नहीं है, कानून नहीं है पुरुषों के लिए। बहुत सारे कानून हैं, अगर आप बचाव करने अगर जाएंगे तो उंगलियों पे गिनती कम पड़ जाएगी। अगर आप लोग परेशान हैं और हमारी सहायता अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 500 रुपये मैंने कंसल्टेशन फीस रखी हुई है, क्योंकि लोगों के 3-4 मुकदमे होते हैं और जब बात स्टार्ट होती है तो सारे मुकदमों की बात होती है, इसलिए हमने 500 रुपये कंसल्टेशन फीस रखी हुई है। और अगर आप लोग केस स्टडी करना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य है इस वकालत का, निर्दोष परिवारों को बचाना। अगर आप लोग हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आर्थिक मदद करें, और आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे तो लोग जो है ना वो किताबें ढूंढने को मजबूर हो जाएंगे। और हम कानूनी दायरे में सारी बात करते हैं। जिस तरीके से आप लोग परेशान हैं उसी तरीके से हम भी परेशान हैं। हम भी आपसे मदद मांग रहे हैं, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, और आपका भी फर्ज बनता है। आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए चीजें ढूंढते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है ना, जो यूट्यूबर्स हैं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉपी करने के लिए भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने एक्ट बता दिया, कानून बता दिया, सारी चीजें बता दी, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभार चीजें जो होती हैं वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि सीआरपीसी 125(3) में अगर कोई एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है, उस पर आपत्ति देनी चाहिए, तो लोग मालूम क्या करने लगे, आपत्ति का मतलब वो कुछ और ही समझ लिए, वो पूरी राम कथा, पूरी कहानी उसमें लिखने लगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आदेश हो चुका है। अब आपको आपत्ति में टेक्निकल फॉल्ट देखने हैं, और टेक्निकल फॉल्ट के आधार पर ही आप राहत ले सकते हैं। आपकी कहानी से अब कोई लेना देना नहीं है। वो मेरिट पे डिसाइड हुआ या एक्सपर्टी डिसाइड हुआ, वो न्यायालय देखेगी। लेकिन जहाँ जजमेंट हो गया है वहाँ टेक्निकल फॉल्ट्स ही देखे जाएंगे, और उन्हीं टेक्निकल फॉल्ट्स के आधार पर ही आपको आपत्ति देनी है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।